डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। जो वन शॉट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक से जो कंप्लीट चैप्टर हैं उनको एक सिंगल वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और जिसकी वजह से वीडियो लेंथ लंबी जरूर रहेंगी, लेकिन उसमें जो खास बात रहेगी कि सारा जो चैप्टर का कंटेंट है वो एक ही जगह आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में हम केवल जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, जो गोल्डन लाइंस हैं एनसीईआरटी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और साथ में इस कंटेंट को आपको साथ साथ में नोट करने की या स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पीडीएफ फॉर्मेट है इस वीडियो लेक्चर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 22, जो कि लास्ट चैप्टर रहेगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन्स एंड इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने जो प्रीवियस चैप्टर डिस्कस किया था, उसमें देखा था कि जो न्यूरल जो नर्व होती हैं, न्यूरॉन्स होती हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट अटैच होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सिग्नल हैं वो फास्ट तो होते हैं, लेकिन सिग्नल कम ही टाइम तक वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। लंबे टाइम तक यदि सिग्नलिंग चाहिए हमको, तो वहाँ पे नर्व फाइबर्स हैं वो, दूसरी कंडीशन क्या है उनकी, डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। वो सारे के सारे जो बॉडी की सेल्स हैं उनके साथ वो इनर्वेट का मतलब है संपर्क नहीं साधते हैं। और इसी चीज के लिए सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड, लेकिन जो सेलुलर फंक्शंस होते हैं उनको लगातार रेगुलेट करना पड़ता है, उनके काम को लगातार देखना पड़ता है। तो इसके लिए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। तो एक स्पेशल प्रकार का कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो एक समन्वय सारे ऑर्गन्स के बीच में, एक मेलजोल। और इंटीग्रेशन का मतलब संपर्क, मतलब एक यूनिट के रूप में वो काम करें सारे ऑर्गन। तो उसके लिए एक स्पेशल काइंड मैकेनिज्म चाहिएगा। और ये फंक्शन है वो हार्मोन्स के द्वारा कैरी किया जाता है। न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। तो जो न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, दोनों मिलके पूरी बॉडी के जो फंक्शंस हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं फिजियोलॉजिकल, जो वो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो उनके काम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, इनके बारे में देखते हैं हम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स, तो इनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस किए हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होती हैं जो इंजाइम सिक्रेट करती हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती हैं, जो कि वो अपना सिक्रीशन है ब्लड के अंदर सिक्रेट करती हैं, इसलिए उनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। दियर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, और इनके सिक्रीशन जो भी ये सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं तो उनको हम हार्मोन बोलते हैं। तो हार्मोन क्या है, क्लासिकल डेफिनेशन, जो पुरानी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो केमिकल सब्सटेंस, वो रसायन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। रिलीज इनटू द ब्लड, जो ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं, मतलब रिलीज किए जाएंगे। और ब्लड ही क्या करता है फिर उसको, जो भी टारगेट ऑर्गन है जहाँ पे उस हार्मोन को काम करना है, तो वहां पे उनको लेके जाता है। डिस्टेंटली का मतलब है दूर स्थित होते हैं ये टारगेट ऑर्गन, कहाँ से, जहाँ से हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड से ये ज़्यादा दूर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ब्लड में इनको सिक्रेट किया जाता है। और ब्लड ही क्या करता है फिर इनको टारगेट ऑर्गन में पहुंचाता है। हार्मोन की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। जो अब जो मॉडर्न डेफिनेशन है हार्मोन की, वो हम क्या समझते हैं उसमें कि ये नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब इनके अंदर कोई पोषक तत्व नहीं होता, केमिकल सब्सटेंस होते हैं ये। और जो कि इंटरसेलुलर का मतलब बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं, मैसेज लेके जाते हैं। प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, और ये बहुत ही कम मात्रा में पैदा किए जाते हैं। इनर्वेट्स पोसेस इनवर्टिब्रेट्स पोसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम्स विद फ्यू हार्मोन्स। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कि नॉन कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, तो उनके पास भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है और कुछ ही हार्मोन है वो सिक्रेट किए जाते हैं। जबकि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा केमिकल सब्सटेंस हैं वो रिलीज किए जाते हैं, जो कि हार्मोन के रूप में काम करते हैं और पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट एक यूनिट के रूप में काम करवाते हैं।
उसके बाद हम ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है वो डिस्कस करते हैं। कंस्टिट्यूटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे कुछ सेल्स या फिर कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं और वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ग्लैंड्स के कौन सी हमारे शरीर में, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि यही ग्लैंड है सारी ग्लैंड्स के काम को देखती हैं। जिस किसी भी ग्लैंड से जो भी हार्मोन सिक्रीट करवाना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड उसके पास सिग्नल भेजती हैं। उसके बाद है पीनल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, पैराथायरॉइड, थाइमस, गोनेड्स, जो जिसमें टेस्टिस मेल में आ जाते हैं, ओवरीज फीमेल में आ जाती हैं। तो ये मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करती हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसके अंदर जो स्टमक है और इंटेस्टाइन है तो वो भी सिक्रीट करती हैं। लीवर भी कुछ हार्मोन्स है वो सिक्रीट करता है। किडनी है, हार्ट है, तो ये भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, इन सारी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है तो इसमें जहाँ से ये जो पॉइंट आ रहा है तो वहाँ पे अलग अलग लोकेशन है। जैसे हाइपोथैलेमस ग्लैंड है तो वो ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ब्रेन का ही पार्ट होता है और ब्रेन में आता है हाइपोथैलेमस, जिसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को भी ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही क्या करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये हेड रीजन में ही होती हैं। और उसके बाद हेड रीजन में एक पीनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद जैसे ही हम नेक वाले रीजन में आते हैं तो वहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है जो बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, जो कि ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के सराउंडिंग में रहती है, जो विंड पाइप होती है। उसके बाद है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी देखा है, जो कि अलग अलग एंजाइम भी सिक्रेट करती है और हार्मोन भी सिक्रेट करती है, इसलिए इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद मेल में टेस्टिकल्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और जो थाइमस है वो हार्ट के पास प्रेजेंट होती है। एड्रेनल ग्लैंड किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जो ओवरीज हैं वो फीमेल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि अलग अलग जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डाइनस्पेलोन, फोरब्रेन का बिल्कुल बेसल पार्ट होता है, बेस में प्रेजेंट होता है। रेगुलेट्स ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे अलग अलग फंक्शन है बॉडी के वो देखता है, उनको रेगुलेट करता है। कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो इनके पास कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको न्यूक्लियाई बोलते हैं, सेल का नाम ही न्यूक्लियाई है, और जो कि हार्मोन सिक्रेट करती हैं। हार्मोन्स रेगुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो जो इसके हार्मोन होते हैं वो डायरेक्ट पिट्यूटरी हार्मोन्स के ऊपर काम करते हैं, मतलब उनकी सिक्रेशन करवाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी काम होते हैं वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड ही कंट्रोल करता है, इसलिए इसको सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके काम को भी देखने का काम, जो उसके हार्मोन्स को सिक्रेट करवाने का काम है, वो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। उसके बाद है ये जो टू टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है, एक तो रिलीजिंग हार्मोन जो कि किसी भी पिट्यूटरी हार्मोन्स को रिलीज करवाता है, और इनहिबिटिंग हार्मोन का मतलब है कि पिट्यूटरी हार्मोन्स कुछ रिलीज किए जा रहे हैं उनको ये रोकता है, उनकी सिक्रेशन को इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है। एग्जाम्पल है जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH बोलते हैं। तो ये क्या होता है, स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं जो कि गोनाड्स के ऊपर जाके काम करते हैं, और ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती हैं। लेकिन इनके जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ये हार्मोन है इनका सिंथेसिस करवाना और रिलीज करवाना कौन कंट्रोल करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो एक स्टिमुलेटरी हार्मोन है, रिलीजिंग हार्मोन बोल सकते हैं। जबकि सोमैटोस्टेसिन ये क्या करता है, इनहिबिट्स रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन जो कि बॉडी की ग्रोथ करवाते हैं तो उनको इनहिबिट करता है, उनकी रिलीज को ये इनहिबिट करता रहता है, जो सोमैटोस्टेसिन हार्मोन होता है। तो ये दोनों हार्मोन एग्जाम्पल हम याद रख सकते हैं, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। These hormones originating in hypothalamic neurons pass through the axons and are released from their nerve endings। तो जो ये हार्मोन्स हैं ये हाइपोथैलेमस रीजन से, जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है वहाँ से पैदा होते हैं, और एक्सोन के जरिए, जैसे हमने जो ट्रांसमिशन पढ़ा था, जो वेसिकल्स बनते हैं
और वेसिकल से फिर ये हार्मोन्स को जो नर्व एंडिंग्स हैं, जो नोब होते हैं, एक्सोन नोब्स, उनसे किसके पास भेजा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के पास भेजा जाता है। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यहाँ पे ब्लड की जरूरत नहीं होती कि ब्लड हाइपोथैलेमस हार्मोन को पिट्यूटरी के पास लेके जाता है। डायरेक्ट कनेक्शन होता है पिट्यूटरी का और हाइपोथैलेमस रीजन का। दीज हार्मोन रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब वहीं पे एक कनेक्शन होता है इनके बीच में। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी बॉडी के अंदर ये हार्मोन सर्कुलेट करते हैं, केवल जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में ये हार्मोन सर्कुलेट करेंगे। और जिस कनेक्शन के जरिए ये दोनों ग्लैंड्स आपस में जॉइंट होती हैं तो उसको पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और क्या करता है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी जब हम पढ़ेंगे तो उसके दो लोब होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाती है, बिल्कुल वहां पे तो पोर्टल सिस्टम की भी जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। जबकि जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो इसको एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ कम्युनिकेशन करने में, इनर्वेशन करने में मदद करता है। उसके बाद है जो हम लोकेशन देख सकते हैं हाइपोथैलेमस की, जो ब्रेन के बीचों बीच जो एक जो स्ट्रक्चर हाईलाइट कर रखी है वो हाइपोथैलेमस रीजन है। और 3D व्यू देख सकते हैं, जो स्कल है, स्कल के अंदर जो यहाँ पे एक रेड कलर का डॉट मिलेगा बीचों बीच, तो वो रेड कलर का जो डॉट दिखाई दे रहा है वो क्या है, हाइपोथैलेमस रीजन है। और जो अलग अलग ये काम करता है, जैसे जो एजिंग वगैरह है, एजिंग मतलब जो भी सेल ग्रोथ वगैरह करवाता है, इम्यून रिस्पॉन्स है, अलग अलग एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, कार्डियोवैस्कुलर हीमोस्टेसिस का मतलब है जो भी एक बीटिंग वगैरह होती है, हार्ट बीट्स उनको ये लगातार एक रेगुलर वे में कंट्रोल करता है। उसके बाद जो फीटस डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस, वो करवाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब जो इंसुलिन के प्रति ये सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसके प्रति बड़ा सेंसिटिव होता है। और जो न्यूट्रिएंट सेंसिंग एंड फूड एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट की सेंसिंग मतलब जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक में न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, और फूड एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करवाता है। तो ये अलग अलग फंक्शन है जो हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड के समझ सकते हैं। हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन का, ग्लैंड नहीं है, पार्ट है ये, फोर ब्रेन के पार्ट में आता है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। कहाँ पे सिचुएटेड होती है ये, बोनी कैविटी, हड्डियों की कैविटी होती है, सेला टुरसिका। तो सेला टुरसिका नाम की जगह पे प्रेजेंट होती है। और ये हाइपोथैलेमस एक स्टाक, एक डंडी से अटैच होती है। डिवाइडेड एनाटोमिकली, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर देखे बाहर से तो एक ही दिखाई देती है, लेकिन इंटरनली ये देखें इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस के दो भाग में डिवाइडेड होती है। एक को एडिनोहाइपोफाइसिस बोलते हैं, दूसरे को न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। तो एडिनोहाइपोफाइसिस देखते हैं सबसे पहले। इसके दो पोर्शन होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस के भी आगे दो भाग में डिवाइड होती है, पार्स डिस्टिलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो जो पार्स डिस्टिलस रीजन है एंटीरियर पिट्यूटरी का, ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, जिसको जीएच बोलते हैं। प्रोलैक्टिन पीआरएल को रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड की जो ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे तो उसके हार्मोन को सिक्रीट करवाने में मदद करता है। टीएसएच हार्मोन सिक्रीट करती है ये। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, एसीटीएच हार्मोन्स हैं, ये अलग अलग जो हार्मोन है वो पार्स डिस्टिलस रीजन से सिक्रीट किए जाते हैं। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एलएच है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी पार्स डिस्टिलस रीजन ही सिक्रीट करता है। जबकि जो पार्स इंटरमीडिया है ये एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, जो कि मेलेनोसाइट्स के ऊपर काम करता है और वहां से मेलेनोटोनिन हार्मोन है वो सिक्रीट करवाता है। इसका भी हम फंक्शन देखेंगे। इन ह्यूमंस पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज्ड विद ए पार्स डिस्टिलस। जो पार्स डिस्टिलस रीजन होता है उसके बिल्कुल अंदर प्रेजेंट होती है ये, मतलब अलग अलग इतनी सेपरेट दिखाई नहीं देती है ह्यूमंस के केस में। उसके बाद है न्यूरोहाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं जिसको। ये क्या करती है, स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो दो हार्मोन्स को ये सिक्रीट करती है न्यूरोहाइपोफाइसिस, विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, जिनको बनाया तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जाता है, बस ये स्टोर करती है। स्टोर और रिलीज करने का काम है, सिंथेसिस करने का काम तो हाइपोथैलेमस करता है इन दोनों हार्मोन को। एंड आर ट्रांसपोर्टेड एक्सोनली टू द न्यूरोहाइपोफाइसिस। जबकि जो
पोस्टीरियर जो भाग होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, एडिनोफाइसिस को एंटीरियर पार्ट बोलते हैं। तो इस भाग के पास जो हाइपोथैलेमस हार्मोन है वो किसके द्वारा, एक्सोन के द्वारा लेके आए जाते हैं। उसके बाद है ये हम जो पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो हम देख सकते हैं, जो रेड कलर की जो डॉट दिखाई दे रही है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये ब्रेन को थोड़ा सेपरेट करके दिखाया गया ताकि इसकी लोकेशन है हमको पता लग जाए, क्योंकि ये बिल्कुल अंदर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद है जो रियल पिक है, इसके अंदर जो हाइपोथैलेमस रीजन है वो क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर हार्मोन सिक्रीट करता है और वही आगे के आगे हार्मोन्स है वो सिक्रीट करवाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फंक्शन है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो देखती हैं। और यहाँ पे हम जो रियल लोकेशन है वो देख सकते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि बाइलोब्ड होती हैं, दो लोब बनते हैं, एक को एंटीरियर बोलते हैं, एक को पोस्टीरियर रीजन बोलते हैं। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी हार्मोन हमने देखे हैं वो क्या क्या काम करते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो देखा था वो क्या करता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जो फीमेल में, जो कि मिल्क रिलीज करती हैं, उनका फॉर्मेशन करती हैं ताकि यंग बेबी को क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ही वो मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट और जो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क वो करवाता है। टीएसएच टेस्टिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड के ऊपर जाके काम करता है और थायराइड से जो भी थायराइड ग्लैंड होती है उससे थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन जैसे हम देखेंगे आगे तो वो रिलीज करवाता है। उसके बाद है एसीटीएच एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, कुछ स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं उनकी सिक्रीशन करवाता है ये ग्लूकोकोर्टिकोइड फ्रॉम द एड्रेनल कोर्टेक्स। तो ये भी ग्लैंड होती हैं एड्रेनल कोर्टेक्स जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, इनके भी फंक्शन देखेंगे तो तब समझेंगे जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है वो आगे क्या काम करते हैं। LH एंड FSH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन्स। तो ये जो ओवरी और टेस्टिस है उनकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, उनसे हार्मोन रिलीज करवाते हैं, इसलिए इनको गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। मेल के अंदर जो LH है वो एंड्रोजन्स की सिक्रीशन करवाता है, उनकी सिंथेसिस करवाएगा, बनवाएगा पहले, उसके बाद उनको सिक्रीट करवाएगा टेस्टिस से, जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं। और एफएसएच क्या करवाता है, एफएसएच एंड जो एंड्रोजन होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर, जो मेल गैमेट होता है उसकी फॉर्मेशन को करवाने का, उसको रेगुलेट करवाने का काम एफएसएच करता है। जबकि फीमेल में जो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो ओव्यूलेशन करवाता है। ओव्यूलेशन मतलब ओम रिलीज करवाएगा, किससे, मैच्योर फॉलिकल से। जो फॉलिकल जब मैच्योर हो जाती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। तो मैच्योर फॉलिकल से जो ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, तो उनसे ओम को रिलीज करवाएगा। और ओम को रिलीज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बच जाती है ग्राफियन फॉलिकल की, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करवाने का काम भी एलएच हार्मोन ही करता है। और ये किससे बनता है, ग्राफियन फॉलिकुलर फॉलिकल से बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जब भी जो स्ट्रक्चर बच जाती है ग्राफियन फॉलिकल की वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाती है। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, जो अलग अलग फॉलिकल्स हैं जैसे बताइए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल, तो उनकी ग्रोथ को और उनकी डेवलपमेंट को जो कंट्रोल करता है कौन, एफएसएच फॉलिकुलर, नाम में ही पता लग रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल्स की ग्रोथ को देखता है ये फीमेल्स के अंदर। उसके बाद है एमएसएच मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या करता है, मिलानोसाइट जो मिलानिन सिक्रीटिंग सेल्स होती हैं, मिलानिन कंटेनिंग सेल्स, उनसे मिलानोस जो मिलानिन हार्मोन है वो सिक्रीट करवाता है, जो कि स्किन की जो पिगमेंटेशन है, जो कलर है स्किन का, जो डार्क कलर है, लाइट कलर है, वो मिलानिन की वजह से ही होता है, तो उसको सिक्रीट करवाता है ये। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी स्मूथ मसल्स होती हैं, नॉन स्ट्रिक्टेड मसल्स, उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करता है। फीमेल के अंदर ये विगरस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, किसकी, यूट्रस की, मतलब बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूट्रस की। कब, जब चाइल्ड बर्थ हो रहा होता है, डिलीवरी के टाइम पे। और साथ में मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड से क्या करवाता है, ये मिल्क इंजेक्शन होता है जो जो मिल्क ताकि सिक्रेट किया जा सके उसकी। ये ऑक्सीटोसिन को इसलिए बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बर्थ के टाइम पे रिलीज किया जाता है। उसके बाद है वैसोप्रेसिन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच, जो कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डिस्कस किया था। तो क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको करवाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डीसीटी एंड रिड्यूस्ड लॉस ऑफ वाटर थ्रू द
यूरिन, यूरिन के द्वारा जो लॉस ऑफ वाटर है उससे बचाता है, जिसको डाययूरेसिस बोलते हैं। डाययूरेसिस का मतलब है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, और उससे बचाता है, तो इसलिए इसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और उसका काम क्या होता है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना। और ये बात हमने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ पे डिटेल में देखी थी। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो भी अलग अलग हार्मोन हमने देखे हैं, तो वो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं। जैसे ACTH है, एड्रेनल कोर्टेक्स के ऊपर काम करता है। MSH है, वो स्किन के ऊपर काम करता है। GH ग्रोथ हार्मोन है, वो बोन्स के ऊपर काम करता है, बोन से ग्रोथ वगैरह उनकी करवाता है। मसल्स के ऊपर भी काम करता है साथ में। TSH है जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा। गोनाडोट्रोपिन है, वो टेस्टिस एंड ओवरीज के ऊपर काम करते हैं। और ADH जो किडनी के ऊपर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, किडनी के ऊपर काम करता है जाके। और प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ब्रेस्ट हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। साथ में ऑक्सीटोसिन है, वो यूट्रस के अंदर काम करता है, कहाँ पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। उसके बाद है डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी हार्मोन्स है उसके अंदर जो वो ठीक ढंग से जब पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं कर पाती है, या फिर ज़्यादा हार्मोन वगैरह सिक्रीट कर दिए जाते हैं, कई बार हार्मोन कम सिक्रीट किए जाते हैं, तो उनकी वजह से जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी देखने को मिलती है, डिसऑर्डर्स कौन से देखने को मिलेंगे। जिजेंटिज्म, ये क्या होता है, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर दिए जाते हैं तो बॉडी एबनॉर्मली ग्रोथ कर जाती है, मतलब ज़्यादा हाइट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, और जो बॉडी ऑर्गन है वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं इसमें। तो जिनमें जैसे हाइट कुछ पर्सन की बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे जो ग्रेट खली हैं उनकी हाइट है वो जिजेंटिज्म की वजह से ही है, एक डिसऑर्डर ही बोलेंगे उसको। ड्वार्फिज्म क्या है, जब ये ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट होते हैं तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो स्टंट रह जाती है, मतलब जो पर्सन है वो बोना बनेगा इसमें। और एक्रोमेगली, ये क्या होता है, एक्सेस सिक्रीशन इन अडल्ट रिजल्टिंग इन सेवरल डिसफिगरमेंट। तो अडल्ट के अंदर जब ये हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन, ये ज़्यादा सिक्रेट हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो आकृति है वो अजीब सी बनती है, विच में लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसकी वजह से जो कुछ जटिलताएं हैं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, प्रीमैच्योर डेथ भी करवा सकती हैं ये, यदि चेक नहीं किया जा सके इनको टाइम पे। डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज इन अर्ली स्टेजेज, इनको अर्ली स्टेजेज में बहुत मुश्किल हो जाता है इनका पता लगाना बीमारी है या नहीं है। अंटिल चेंजेज इन एक्सटर्नल फीचर बिकम नोटिसेबल, जब तक हम इसको बाहर से इनकी जो इनके चेंजेज हैं वो नहीं देख पाते, क्योंकि ये जो हार्मोन है बहुत ही ज़्यादा ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट किए जाते हैं, और इन हार्मोन्स को हम पता भी नहीं कर सकते कि ब्लड में ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो रहे हैं, कम मात्रा में। तो इसकी वजह से इनको नोट करना बड़ा मुश्किल है, ये तभी पता लगते हैं जब ये बाहर जो फीचर्स हैं, एक्सटर्नल फीचर्स, उनमें इनका चेंजेज है दिखाई देते हैं। उसके बाद डायबिटीज इंसिपिडस, तो ये क्या होती है, इम्पेयरमेंट इफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH। ADH जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है उसकी ठीक ढंग से सिंथेसिस नहीं हो पाती है, उसका ठीक ढंग से रिलीज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो किडनी है वो वाटर को कंजर्व करने में जो अपनी जो उसकी एबिलिटी होती है उसको खो देती है, मतलब वाटर कंजर्व नहीं होएगा, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होएगा, लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन, जिसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा लॉस होता है यूरिन के जरिए, और पानी में जो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। उसके बाद है टेबल से हम समझते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है वो देखा हमने, जिजेंटिज्म, एक्रोमेगली जो अडल्ट में देखने को मिलती है कंडीशन, जिजेंटिज्म चाइल्ड के अंदर देखने को मिलती है। ड्वार्फिज्म चाइल्ड में होता है, जबकि उसके बाद लेद्रिगी प्रीमैच्योर एजिंग, मतलब जो टाइम से पहले बुढ़ापा वो देखने को मिलता है। ACTH की वजह से जो कुशिंग डिजीज होती है, और एडिशन डिजीज किसकी वजह से, जब इंक्रीज लेवल, एक साइड में लेवल इंक्रीज है, एक साइड में डिक्रीज लेवल है, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, जैसे ACTH ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होएगा तो कुशिंग डिजीज होती है, जबकि यदि हार्मोन कम होते हैं तो एडिशन डिजीज सिक्रीट होती है। तो ये हम जब जो कोर्टेक्स, एड्रेनल कोर्टेक्स ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एड्रेनल मेडुला, तो जो कोर्टेक्स, जो एड्रेनल ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे तब भी आएंगी ये डिजीज हैं। TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जब उसका लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गाइटर जो बीमारी होती है जिसमें जो गला है वो फूल जाता है। इंक्रीज्ड BMR, तो इसके भी अलग अलग जो इफेक्ट हैं वो हम जब थायराइड ग्लैंड देखेंगे तब आएंगे ये। और डिक्रीज्ड कंडीशन के अंदर भी अलग अलग कंडीशन है वो पाई जाती है, जैसे क्रेटिनिज्म है, चिल्ड्रन के अंदर पाई जाती है। प्रोलैक्टिन एमनियोरिया बीमारी होती है यदि ज़्यादा सिक्रीट होता है, और यदि डिक्रीज्ड लेवल है तो जिसकी वजह से जो मिल्क है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है। लेट प्यूबरिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि प्यूबरिटी या लेट उसमें आती हैं, और इनफर्टिलिटी बांझपन भी हो सकता है।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इससे क्या होता है, यदि ज़्यादा सिक्रेट होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्बेंस होएगा फीमेल के अंदर, और एमनियोरिया और इम्पोर्टेंस, तो ये डिजीज है वो देखने को मिलती है। तो डिजीज के नाम हम याद रख सकते हैं इसमें, हालांकि एनसीईआरटी में इतनी ज़्यादा डिजीज वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। तो यदि ये नीट वगैरह के पर्पज़ के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हार्मोन्स की जो अलग अलग डिजीज हैं, ज़्यादा सिक्रेट होने की वजह से, कम सिक्रेट होने की वजह से, वो याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से जो पोस्टीरियर रीजन होता है उसके अंदर जो हार्मोन है जैसे ऑक्सीटोसिन और एडीएच, तो इनके ज़्यादा होने की वजह से, ऑक्सीटोसिन है इसके ज़्यादा रिलीज होने की वजह से चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रेसिपिटेट्स वगैरह देखने को मिलते हैं और एक्सेस मिल्क है वो प्रोड्यूस होता है। प्रोलोंग्ड चाइल्ड बर्थ जैसे डिक्रीज्ड यदि लेवल है, तो प्रोलोंग्ड चाइल्ड बर्थ का मतलब है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डिमिनिस्ड मिल्क, जो मिल्क है वो कम प्रोड्यूस होता है। एडीएच हार्मोन यदि ज़्यादा सिक्रेट होता है तो बीपी वगैरह है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा, जिसकी वजह से यूरिनरी आउटपुट है वो कम हो जाती है, यूरिन कम बनता है। एडिमा मतलब वाटर बहुत ज़्यादा होएगा शरीर में, तो जो जो अलग अलग टिश्यू होते हैं उसके अंदर ये फील होना शुरू हो जाता है, और SIADHD डिजीज है वो देखने को मिलती है। बाकी यदि डिक्रीज्ड लेवल है एडीएच का तो उसे डायबिटीज इंसिपिड्स जो हमने देखा है, डाइल्यूट यूरिन बनता है, बहुत ज़्यादा यूरिन के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, और इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जो यूरिन है वो ज़्यादा बनता है। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम नाम याद रख सकते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज लेवल में क्या क्या बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीनल ग्लैंड। तो ये पीनल ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, मतलब बैक साइड में प्रेजेंट होती है। सिक्रीट ए हार्मोन, तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है जो मिलेटोनिन होता है। मिलेनिन एक अलग हार्मोन है जो कि स्किन रिलीज करती है, स्किन पिगमेंटेशन के लिए जरूरी होता है, जबकि जो मिलेटोनिन है ये अलग अलग फंक्शन करता है, जैसे रेगुलेटेड 24 आवर डायurnal रिदम ऑफ आवर बॉडी, जो हमारा पूरा का पूरा एक साइकिल होता है, रूटीन होता है हमारा 24 घंटे का, जो शरीर अलग अलग एक्टिविटी करता है पूरे दिन में, और डेली एक जैसी एक्टिविटी रहती है। तो वो जो एक्टिविटी है, जो 24 आवर का जो दिन होता है उसकी जो रिदम है एक लयबद्ध तरीके से काम करवाना, तो वो मिलेटोनिन का काम होता है। मेंटेनिंग रिदम्स ऑफ स्लीप वेक साइकिल, जो हमारा सोने और जागने का जो साइकिल होता है उसको मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म है उसको ये कम ज़्यादा कर सकता है। पिगमेंटेशन में भी रोल प्ले करता है, स्किन पिगमेंटेशन होती है जो, हेयर पिगमेंटेशन, दोनों आ जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी, तो साथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल के अंदर उसको, और जो डिफेंस कैपेबिलिटी का मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें भी ये रोल प्ले करता है। उसके बाद पीनल ग्लैंड की हम लोकेशन देख सकते हैं, ये भी हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे अलग अलग रीजन दिखाए गए हैं ब्रेन के, ब्रेन स्टेम है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस रीजन है, थैलेमस रीजन है, और कॉर्पस कोलोसम है, ये जो हम जो ब्रेन है उसके अंदर भी देखा था जो प्रीवियस चैप्टर है। और पिनल ग्लैंड है, इस ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है जो यहाँ पे डिनोट किया गया है वो पिनल ग्लैंड है। मिलेटोनिन सिक्रेट करता है, मिलेटोनिन की स्ट्रक्चर दे रखी है, और उसका काम क्या होता है, जो स्लीप वेक साइकिल है, जो सोने और जागने का जो एक साइकिल होता है हमारी बॉडी में, तो उसको कंट्रोल करता है। और यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइटेड व्यू है पिनल ग्लैंड का, वो देख सकते हैं। और यहाँ पे भी पिनल ग्लैंड का एक रियलिस्टिक पिक है, इसका जो शेप होती है तो वो कैसी होती है, पाइन नट्स जैसी शेप होती हैं, जो भी पिनल ग्लैंड है उसकी शेप की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अलग अलग जो फंक्शन है, फोटो प्रोटेक्शन, लाइट से बचाना है, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन की वजह से यदि शरीर में ज़्यादा ऑक्सीडेटिव एजेंट्स हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो तनाव होता है, इंडक्शन ऑफ डीएनए रिपेयर वगैरह करवाता है, डीएनए यदि टूट फूट जाता है। रेगुलेशन ऑफ बैरियर फंक्शन, जो बैरियर फंक्शन होते हैं अलग अलग इम्यून सिस्टम में उनको रेगुलेट करता है। एड्रनल एडेक्जिनियल फंक्शन है उनको देखता है। रेगुलेशन ऑफ मिलेनिन पिगमेंटेशन, जो मिलेनिन की पिगमेंटेशन है तो वो मिलेटोनिन के द्वारा भी की जाती है। थर्मो रेगुलेशन, जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है। रेगुलेशन ऑफ वेस्कुलेचर, तो वेस्कुलेचर को भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। रेगुलेशन ऑफ स्किन, इम्यून सिस्टम एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन, तो ये अलग अलग जो फंक्शंस हैं वो हम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड्स composed of two lobes which are located on either side of trachea, जो विंड पाइप होती है ट्रैकिया उसके दोनों साइड में एक एक लोब प्रेजेंट होता है, बाइलोब्ड ग्लैंड होती है, दो इसके अंदर चैम्बर होते हैं। इस्थमस क्या होता है, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिंग बोथ लोब, जो दोनों लोब होते हैं वो एक एक फ्लैप का मतलब एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है टिश्यू की,
एक पट्टी टाइप में होती है, जैसे एक बैंड टाइप में, उससे ये दोनों लोब्स हैं वो चिपके होते हैं, जिसको इस्थमस बोलते हैं। इस फ्लैप को इस्थमस नाम दिया जाता है। कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, तो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ फॉलिकल्स होती हैं, अलग अलग बॉडीज होती हैं, इसके अंदर स्ट्रक्चर होती हैं, और कुछ स्ट्रोमल का मतलब इसके अंदर जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा मतलब मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, तो उसके अंदर भी कुछ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ईच थायरॉइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग ए कैविटी, प्रत्येक जो थायरॉइड फॉलिकल है, जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखी है कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये फॉलिकुलर सेल होती है इसके अंदर, और साथ में उनके अंदर एक कैविटी है, खाली जगह भी बनी होती है। सिंथेसिस टू हार्मोन, तो इसका काम होता है दो हार्मोन को सिंथेसिस करना। पहला है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं T4, और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 जिसको बोलते हैं। मतलब एक में जो 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, एक में 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल हैं, जिसकी वजह से T4 और T3 दो अलग अलग हार्मोन है वो सिक्रीट करती हैं। आयोडीन इज असेंशियल फॉर नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन थायराइड, थायराइड के अंदर यदि थायरोक्सिन हार्मोन है या फिर जो T3 हार्मोन है, इनको यदि ठीक ढंग से बनाए रखना है, तो हम देख सकते हैं फार्मूले में ही आयोडीन आ रहा है, तो आयोडीन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इनकी सिंथेसिस में। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन क्या क्या काम करते हैं, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसिक मेटाबॉलिक रेट, जो शरीर में रिएक्शंस होती हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्पोर्ट प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, जो आरबीसी हैं, जो कि बोन मैरो में बनती हैं, तो उनके फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। जो उनकी प्रोसेसेस वगैरह होती हैं, उनके आगे जो मैचुरेशन वगैरह होती हैं, उनके अंदर भी कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट, मेटाबॉलिज्म में दोनों आ जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ब्रेकडाउन भी, और ग्लूकोज यूनिट से जो हाइयर शुगर बनने हैं, तो उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है। प्रोटीन्स हैं, इसी तरीके से प्रोटीन का ब्रेकडाउन भी और प्रोटीन की फॉर्मेशन भी, फैट का ब्रेकडाउन भी और फैट का जो फॉर्मेशन है उसमें थायराइड हार्मोन रोल प्ले करता है। इन्फ्लुएंस मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो ओस्मो रेगुलेशन का काम है वो भी किडनी के साथ में, किडनी से थायराइड हार्मोन से करवाते हैं। सिक्रीट ए प्रोटीन हार्मोन थायरो कैल्सिटोनिन TCT बोलते हैं जिसको, जो क्या करता है ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब उसको कम या ज़्यादा नहीं होने देता, उसको एक लेवल तक बनाए रखता है कैल्शियम के लेवल को ब्लड के अंदर। तो TCT थायरो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, ये भी थायराइड हार्मोन में ही आता है। उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है वो हम देख सकते हैं पिक से, और यहाँ पे जो कुछ मैकेनिज्म भी दिया गया है। पहले तो थायराइड ग्लैंड देख सकते हैं हम, जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के दोनों साइड में होती है, और जो एक कनेक्शन होता है जिनके द्वारा जुड़ी जाती है, ये इस्थमस बोलते हैं इसको। और जो हार्मोन है वो 3 हार्मोन में रिलीज करता है, ज़्यादातर तो T3 और T4 रिलीज करता है, इसके अलावा कैल्सिटोनिन भी रिलीज करता है। तो रिलीज करवाने का काम कौन करता है, सबसे पहले जो सिग्नल है वो हाइपोथैलेमस से आएगा, हाइपोथैलेमस से फिर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रिलीज करती है, और जो TSH हार्मोन है फिर वो थायराइड के ऊपर काम करके ये अलग अलग हार्मोन है वो सिक्रीट करवाता है। और साथ में जो थायराइड ग्लैंड है वो फीडबैक लूप भी बनाती है। फीडबैक लूप का मतलब है जब इन हार्मोन की कमी होती है शरीर में, तो ये अपनी ही सिक्रीशन को, TSH की सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा बढ़वा देती है, किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और यदि इन हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन की सिक्रीशन को कम भी करवा सकती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, दोनों काम ये क्या करवा सकती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से अपने ही हार्मोन को सिक्रीट करवाने का, जो रेगुलेशन करवाने का काम है वो करवा सकती है। उसके बाद है जो अलग अलग रोल हैं, अलग अलग फंक्शन हैं थायराइड हार्मोन के, तो वो कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट करते हैं। जैसे टारगेट टिश्यू हार्ट के ऊपर यदि काम करता है तो क्या इफेक्ट होता है, क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ओनोट्रोपिक, मतलब अलग अलग मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर, एंड्रोजेनिक रिसेप्टर है वो बढ़ जाते हैं। एनहेंस्ड रिस्पॉन्स टू सर्कुलेटिंग कैथेकोल्स, अलग अलग जो केमिकल्स हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीज्ड पोर्शन ऑफ मायोसिन्स हैवी चेन्स विद द हायर ATPase एक्टिविटी, मायोसिन क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे भी ये जो ATPase एक्टिविटी है उनके रोल को बढ़ा देता है, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है हार्ट के अंदर। तो अलग अलग टाइप के जो इफेक्ट हैं वो देखने को मिलते हैं किसके, थायराइड हार्मोन के, थायरोक्सिन के। एडिपोज टिश्यू जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं उनकी कैटाबॉलिज्म करता है, कैटाबॉलिज्म को ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से लिपोलाइसिस मतलब लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाने में मदद करता है।
मसल्स के ऊपर काम करके वहां पे भी कैटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा, जिससे प्रोटीन ब्रेकडाउन को बढ़ा देता है ये। बोन है, बोन के अंदर डेवलपमेंटल काम करता है, कहने का मतलब उनके अंदर बोन की जो मजबूती है वो बनाए रखता है। प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड स्केलेटल डेवलपमेंट, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ होती है बोन्स की, और जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसकी डेवलपमेंट करवाता है। नर्वस सिस्टम के अंदर ये डेवलपमेंटल रोल प्ले करेगा, वहां पे क्या करेगा, जो नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट है उसको बनाए रखता है। गट है, जो एलिमेंट्री कैनल है, वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवाता है, जिससे कि जो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन है, जो ग्लूकोज वगैरह होता है उसका एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। लिपोप्रोटीन का क्या करता है, लिपोप्रोटीन के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेगा, जिसके अंदर एलडीएल रिसेप्टर्स हैं वो बनाता है। तो ये डिटेल सारी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, और यहाँ पे हम अलग अलग फंक्शन है वो काफ़ी डिटेल में दे रखे हैं। बाकी जो एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हार्मोन्स, जो थोड़े बहुत हार्मोन के उनके फंक्शन है वो देखे हमने। अदर कैल्शियम, अदर कैलोरोजेनिक, कैलोरोजेनिक मतलब कैलोरी बनाता है, एनर्जी बनाता है, स्टिमुलेट ऑक्सीजन कंजप्शन बाय मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू, जो भी ज़्यादा काम करते हैं उन टिश्यूज के द्वारा ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करवाता है। लेकिन कहाँ पे नहीं करवाता, केवल जो टेस्टिस है, यूट्रस है, लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, वहाँ पे ये काम नहीं करता। बाकी हर जगह पे ये कैलोरीजेनिक फंक्शन करता है। उसके बाद डिसऑर्डर्स हैं थायराइड हार्मोन्स के, मतलब थायराइड की यदि सही ढंग से स्टिमुलेशन ना होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहला है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इसमें क्या होएगा, जो थायराइड हार्मोन है वो कम सिक्रेट होता है, हाइपो का मतलब कम, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन का चीज हाइपोथायरॉयडिज्म। तो आयोडीन की यदि कमी होती है, यदि हम खाने में आयोडीन कम लेते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है, उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसी को गोइटर रोग बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी काज डिफेक्टिव डेवलपमेंट। तो यदि प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाती है तो जिसकी वजह से जो बच्चा है, फीटस है, उसकी डेवलपमेंट बहुत ही डिफेक्टिव बनेगी, वो ठीक ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगा। एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू स्टंट ग्रोथ। और जो बेबी है यदि वो ग्रो करता रहे, उसकी मैचुरेशन है, तो वो बोना बनेगा, उसकी जो ग्रोथ है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी, और उसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब है सही दिमागी तौर पे भी वो ठीक ढंग से बच्चा डेवलप नहीं हो पाएगा, मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। लो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट का मतलब है उसका लो आईक्यू मिलेगा। इंटेलिजेंस क्वांटिटी का मतलब आईक्यू। एबनॉर्मल स्किन, उसकी स्किन है वो भी एबनॉर्मल होगी। डीप म्यूटेजम, डीप म्यूटेजम का मतलब होता है बहरापन भी हो सकता है। इन अडल्ट वुमेन, अडल्ट वुमेन्स के अंदर जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो वो इरेगुलर हो सकता है, मतलब वो एक टाइम 28 डेज का जो टाइम साइकिल होता है वो आगे पीछे हो सकता है, इरेगुलरिटी आ सकती है उसमें। एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो उसकी वजह से ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की कैंसर भी हो सकती है। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ना, उसकी उसका कारण है ये कि किसकी वजह से हो सकता है, थायराइड ग्लैंड की कैंसर है उसकी वजह से भी, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ नोडुल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो नोडुल्स बन जाते हैं, कई बार गांठें बन जाती हैं, तो उनकी वजह से भी जो थायराइड ग्लैंड, जो थायरोक्सिन है वो ज़्यादा रिलीज हो सकता है। रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज इंक्रीज्ड टू एबनॉर्मल हाई लेवल। तो नॉर्मल लेवल से बहुत ही ज़्यादा वो सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। और एक्जोथैल्मिक गोइटर, तो यहाँ पे जो डिजीज होगी उसको एक्जोथैल्मिक गोइटर बोलते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से उसको सिंपल गाइटर बोलते हैं, इसको एक्जोथैल्मिक गाइटर बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे भी थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जाती है। प्रोस्ट्रेशन ऑफ द आई बाल, आई बाल हैं जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ब्लजड आई बाल बोल सकते हैं, मतलब आंखें बाहर की तरफ निकल जाती हैं, अजीब सी लगती हैं। इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्रेकडाउन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो फैट है, प्रोटीन है, वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं शरीर में, जिसकी वजह से वेट लॉस होएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं, मतलब वेट वगैरह बहुत ज़्यादा घट जाता है, और एक्जोथैल्मिक कोइटर को ही ग्रेव डिजीज बोला जाता है। तो हम पिक से भी समझ सकते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कम थायरोक्सिन होता है तो उसकी वजह से थकान रहती है। मेमोरी इम्पेयरमेंट का मतलब ठीक ढंग से जो यादाश्त है वो यादाश्त शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है। डिप्रेशन मतलब टेंशन का शिकार भी हो सकता है पर्सन। स्वोलन फेस, फेस है फूला हुआ रहता है। स्वेलिंग ऑफ द आई सॉकेट, जो आई सॉकेट है मतलब वो फूल जाते हैं। और रफ एंड डीप और होर्स वॉइस, जो आवाज़ है वो भी खराश उसमें रहती हैं और
रफ मतलब अजीब सी आवाज़ रहती है, आवाज़ भी मतलब डीप, डीप का मतलब है गहरी आवाज़, मतलब भारी आवाज़ हो जाती है। वेट गेन, यहाँ पे वेट गेन की कंडीशन आएगी, कॉन्स्टिपेशन कब्ज वगैरह भी रहेगी। उसके बाद ड्राई रफ स्किन और पेरेस्थीसिया, मसल क्रैम्प्स। तो अलग अलग डिजीज है, जैसे स्किन है वो ड्राई रहती है, मसल क्रैम्प्स का मतलब है जो मसल्स हैं वो इरेगुलर वे में कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। सैगी हेयर एंड हेयर लॉस, सैगी हेयर का मतलब है हेयर्स है बहुत कम होते हैं, शरीर के ऊपर हेयर ग्रोथ है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। स्लोड हार्ट रेट, जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। और डिमिनिस्ड पोटेंसी एंड फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी होती है, जो रिप्रोडक्शन पावर है वो भी कम हो जाती है। लो सेक्सुअल डिजायर, मतलब जो सेक्सुअल अट्रैक्शन वगैरह होती है वो भी कम हो जाती है। और साइक्लिक डिसऑर्डर्स जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह है, तो इस टाइप की जो डिसऑर्डर है वो देखने को मिल सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो इसके अपोजिट करेक्टर मिलेंगे, जैसे फैटिग है तो नर्वसनेस रहती है, बेचैनी रहेगी। इमिटेबिलिटी, इंसोमनिया मतलब नींद न आने की बीमारी होती है जो। डिप्रेशन मतलब इसमें भी टेंशन होती है। वेट लॉस हो जाएगा इसमें। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हंगर, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और डायरिया, जो पेची से रिलेटेड बीमारी है वो भी होती है, जैसे कब्ज का उल्टा है। फ्रैजाइल फिंगर नेल्स, जो फिंगर नेल्स हैं वो फ्रैजाइल हो जाएंगे, फ्रैजाइल का मतलब मजबूत नहीं रहेंगे। और शेकिंग हैंड्स, हाथ है वो हर टाइम कंपाते रहेंगे, क्योंकि जो वेट लॉस है बहुत ज़्यादा हो जाता है। वार्म मॉइस्ट स्किन, जो स्किन है वो हर टाइम क्या रहेगी, गर्म और ज़्यादा मॉइस्ट रहेगी, वहाँ पे ड्राई थी यहाँ पे मॉइस्ट है। इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। ब्रोकन हेयर, जो हेयर है वो टूटते हैं और हेयर लॉस देखने को मिलेगा, सेम ही कंडीशन है। एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड भी ऐसे ही साइज इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज्ड वहाँ पे स्लो हार्ट रेट था, यहाँ पे इंक्रीज्ड हार्ट रेट रहेगा। एर्थमिया और हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा हार्ट रेट, यदि हार्ट बीट ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे बीपी भी हाई रहता है। मसल क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, तो क्रैम्प्स का मतलब है जो इरेगुलर वे में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की वो देखने को मिलेगी। और मिसलेनियस में जो साइक्लिक ऑर्डर्स हैं, साइक्लिक डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, उनके भी इरेगुलरिटी पाई जाती है। तो ये हम अलग अलग जो बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे जो डैमेज ये कर सकता है हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, वो हम इस पिक से एक ओवरव्यू ले सकते हैं। उसके बाद है पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, जो सेकंड नंबर की ग्लैंड है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, जो थायरॉयड ग्लैंड हमने डिस्कस की है उसके पीछे वाली साइड में प्रेजेंट होती हैं। वन पेयर ईच इन टू लोब, इन लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड के जो लोब, दो लोब होते हैं, उनमें प्रत्येक लोब में दो पाई जाती हैं, तो टोटल कितनी है, चार प्रेजेंट होती हैं। हार्मोन कौन सा सिक्रेट करती हैं, पेप्टाइड, मतलब प्रोटीन हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन बोलते हैं इसको हार्मोन को। सिक्रीशन ऑफ पीटीएच, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयंस, तो हाइपर कैल्सिमिक का मतलब है कैल्शियम के लेवल को ये ज्यादा बना के रखता है ब्लड के अंदर। फंक्शन क्या है पीटीएच के, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, वही बात है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ा के रखेगा। स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, तो बोन है उसके अंदर ज़्यादा कैल्शियम है तो ज़्यादा बोन में जमा होएगा। डिजोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन भी इसको बोलते हैं, मतलब जो बोन रिजॉर्प्शन है, बोन रिजॉर्प्शन यहाँ पे ये है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने के लिए ब्लड में हड्डियों से जो कैल्शियम है वो लेके आना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ, डिजोल्यूशन का मतलब है उनसे जो कैल्शियम लेवल है वो छूटना शुरू हो जाता है। डीमिनरलाइजेशन का मतलब यही है, मिनरल की कमी हो जाती है हड्डियों में। स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, तो इसका काम ये होता है कैल्शियम लेवल को बढ़ा के रखना, तो इसको कहीं से भी मौका मिले वहां से कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है ये। जैसे रीनल ट्यूब्यूल है जो किडनी के अंदर जब कैल्शियम की सिक्रीशन की जाती है तो वहाँ पे उसके रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ताकि ब्लड में ज़्यादा ज़्यादा कैल्शियम बनाए रखा जाए। और जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसके अंदर भी जो कैल्शियम होता है उसकी सिक्रीशन को, उसकी जो एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा के रखता है। अलोंग टीसीटी, जो हमने पढ़ा था टीसीटी हार्मोन जो प्रीवियस चैप्टर में, तो उसके साथ मिलके क्या करता है कैल्शियम बैलेंस को, बल्कि प्रीवियस किया इसी जो पार्ट में डिस्कस किया था हमने, जो थायराइड ग्लैंड के अंदर देखा था, जो T3 और T4 और थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इनके साथ में कैल्शियम बैलेंस बनाने का काम करता है। तो जो थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है और ये बढ़ाने का काम करता है।
तो दोनों मिलकर कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखने का काम करेंगे। उसके बाद जो पिक से हम समझ सकते हैं इसके जो मैकेनिज्म है कहाँ कहाँ पे काम करता है। जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, प्रत्येक जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक लोब में, तो टोटल 4 होती हैं। तो क्या काम करता है, सेंस लो सीरम कैल्शियम एंड इंक्रीज पीटीएच सिक्रीशन। जैसे ही ब्लड के अंदर जो सीरम है प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम लेवल कम होएगा तो ये पीटीएच सिक्रीशन को बढ़ा देता है, ज़्यादा ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन है वो सिक्रीट करवाएगा, जो कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा, विटामिन डी लीवर के ऊपर काम करेगा विटामिन डी की फॉर्म में। और कैल्सिडो, ये जो लीवर है, लीवर से जो एक कैल्सिडोल हार्मोन के जरिए क्या करता है, किडनी के ऊपर वर्कआउट करता है और किडनी से कैल्सिट्रोल हार्मोन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाएगा और यहाँ पे क्या है सीरम के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ाया जाएगा। किडनी भी एब्जॉर्प्शन के जरिए क्या करती है कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करती है। साथ में जो पीटीएच है वो बोन्स के ऊपर काम करके कैल्शियम है उसको रिलीज करवाएगा, कैल्शियम एंड फास्फोरस को हड्डियों से मतलब डिजोल्यूशन करवाएगा। और ये जो सारे काम है वो क्या करवाते हैं, कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। और यदि कैल्शियम का लेवल बाई चांस कम रहता है तो ये वापस क्या करवाता है, ऊपर का जो हम देख सकते हैं, यदि कैल्शियम का लेवल कम है तो इसको हाई सीरम कैल्शियम एंड डिक्रीज पीटीएच सिक्रीशन। तो यदि कैल्शियम का लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है तो ये वापस जो अपना पीटीएच हार्मोन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, उसकी सिक्रीशन को कम करवा देता है। तो इस तरीके से रेगुलेट करता है अपनी सिक्रीशन को, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन को ज़्यादा करना है कम करना है, वो कैल्शियम लेवल पे ही काम करता है कि कैल्शियम कितना प्रेजेंट है ब्लड के अंदर। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। लोबुलर स्ट्रक्चर, ये भी लोब टाइप की स्ट्रक्चर होती है, लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, फेफड़ों के बीच में रहती है ये, बिहाइंड स्टर्नम, जो चेस्ट बोन होती है, स्टर्नम फ्लैट बोन होती है जो वेंट्रल साइड में, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द अरोटा, अरोटा के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। तो हर जगह से इसकी लोकेशन बता दिए, फेफड़ों के बीच में होता है, स्टर्नम के पीछे होता है, और जो अरोटा होती है जो कि हार्ट से निकलती है, जिसे अलग अलग आर्टरीज निकलती हैं, फिर पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन किया जाता है, तो उसके वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। प्लेज ए मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, तो इसका काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। और ये भी एक प्रोटीन हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको थाइमोसिन बोलते हैं। फंक्शन क्या है थाइमोसिन के, प्ले ए मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट क्या होती है, बी एंड टी लिम्फोसाइट, इनके बारे में 12th क्लास में रहेगा ज़्यादा डिटेल में, जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर रहेगा एक, तो वहाँ पे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, जो इम्यून सिस्टम है, जो अलग अलग वायरस है, बैक्टीरिया है, जब शरीर में एंटर कर जाते हैं तो उनको किल करने का काम करती हैं। विच प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड का मतलब सेल के अंदर जब भी कोई वायरस बैक्टीरिया आएगा तो उनको किल करने का काम करती हैं। प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल का मतलब होता है ब्लड के अंदर जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं तो उनको किल करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, बी लिम्फोसाइट की मदद करती हैं। थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन। जो थाइमस है, जो यंग बेबी होता है उसमें बहुत अच्छे ढंग से ग्रो किया होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसकी जो शेप है वो डिक्रीज होती चली जाती है, जिसकी वजह से थाइमोसिन कम होता है ब्लड में। उसकी वजह से जो ओल्ड एज में जो पीपल हैं वो ज़्यादा बीमारी का शिकार होते हैं, क्योंकि थाइमोसिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। एज ए रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक, जिसकी वजह से जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, वो मतलब फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते रहते हैं, उनको बीमारियां जल्दी जल्दी लगती हैं। उसके बाद है जो थाइमस ग्लैंड है, थाइमोसिन बी बीटा 4 बोलते हैं इसको, तो कहाँ कहाँ पे काम करता है, लिवर पे काम करता है, फाइब्रोसिस, मतलब लिवर फाइब्रोसिस, और या फिर इम्प्रूव फंक्शन, लिवर का फंक्शन इम्प्रूव करता है। किडनी के अंदर जो फाइब्रोसिस मतलब ग्लोमेरुलर डैमेज है वो करवा सकता है, फाइब्रोसिस ग्लोमेरुलर डैमेज। और लंग पुलमनरी हाइपरटेंशन एंड फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस का मतलब फाइबर्स का ज़्यादा बनाना। तो ये ऊपर वाले जो काम है वो ज़्यादातर क्या करता है, ये अलग अलग जो डिसऑर्डर वगैरह भी बोल सकते हैं, फंक्शन कहाँ कहाँ पे कर सकता है वो देख सकते हैं। बोन्स फ्रैक्चर एंड लिगामेंट हीलिंग वगैरह में भी मदद करता है। तो फंक्शन है, फंक्शन रोल कहाँ कहाँ रोल करेगा ये। उसके बाद है स्किन, स्किन के अंदर जो अल्सरेशंस है, वाउंड्स हैं, बर्न्स हैं, वो कोज कर सकता है, उनके अंदर ये मदद करता है, यदि हो जाता है तो उसमें मदद करेगा। आई के अंदर ये ड्राई आई कोज करता है, वाउंड बर्न्स एंड इन्फेक्शन, केमिकल इंजरीज वगैरह में भी ये सिक्रीट होता है बॉडी के अंदर। हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, क्रोनिक हार्ट फेलियर्स है, उस केस में ये रिलीज होता है।
ब्रेन स्ट्रोक, ट्रूमा एंड एमएस, तो इनके अंदर भी ये रिलीज होता है। तो रिलीज होने वाली जो कंडीशन है वो बात कर रखी है कि किस किस कंडीशन में ये अपना रोल प्ले करता है, थाइमोसिन। उसके बाद है हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल मेडुला। तो एड्रेनल मेडुला हम देखेंगे, एड्रेनल कोर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला ये एड्रेनल ग्लैंड के ही अलग अलग पोर्शन हैं। तो वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, किडनी के ऊपर जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है तो वो एड्रेनल ग्लैंड्स ही होती हैं। कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एक तो एड्रेनल मेडुला, और इसमें इस स्लाइड में हम एड्रेनल मेडुला ही देखेंगे डिटेल में। तो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू ये बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होता है, मेडुला और कोर्टेक्स रीजन बार बार आते हैं ये। तो जो मेडुला रीजन होता है वो किसी भी जिस भी पोर्शन की हम बात कर रहे हैं उसके सेंटर मोस्ट पोर्शन की बात की जाती है। वहाँ पे दो हार्मोन ये सिक्रीट करते हैं, पहला है एड्रेनलिन और एपिफाइरिन, और दूसरा है नॉन एड्रेनलिन और नॉन एपिफाइरिन। तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन भी हम याद रख सकते हैं इसको, नॉन एड्रेनलिन दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, जबकि एड्रेनल कोर्टेक्स है वो बाहर की साइड में प्रेजेंट होता है। और मेनली हम जो फंक्शन है इस स्लाइड में वो देखेंगे एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल मेडुला के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। इन्हीं हार्मोन को क्या बोलते हैं, कैचो कैटेक कैटेचोल लेमाइंस बोलते हैं, कैटेचोल लेमाइंस। और ये क्या करते हैं, रैपिडली सिक्रेटेड इन स्ट्रेस और इमरजेंसी कंडीशन, मतलब जब तनाव और इमरजेंसी की कंडीशन होती है उस टाइम पे ये सिक्रेट होते हैं ब्लड के अंदर। और इमरजेंसी और हार्मोन्स ऑफ फाइट और फ्लाइट भी बोलते हैं। तो जैसे फ्लाइट फाइट की कंडीशन जब भी पैदा हो जाती हैं, जब भी हम एकदम से डर जाते हैं या फिर भागना होता है या फिर हमको किसी से लड़ना होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा सिक्रेट होते हैं ये ब्लड के अंदर। तो इससे क्या होता है, जब ज़्यादा सिक्रेट होंगे अलर्टनेस बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा हम चौकन्ने हो जाते हैं। प्यूपिलरी डायलेशन का मतलब है प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट है वो आंखों में जाएगी। पाइलोरेक्शन मतलब रेजिंग ऑफ हेयर्स, जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, जैसे रोंगटे खड़ा होना मतलब चौकन्ना होना और या डर जाना। स्वेटिंग पसीना ज़्यादा आता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट मतलब ज़्यादा हार्ट रेट है वो बढ़ जाती हैं। स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्शन है जो सिकुड़ना है हार्ट का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी को किसके लिए तैयार करना होता है, फाइट फ्लाइट के लिए या फिर फ्राइटन के लिए। तो उस केस में जो ये सारे की सारी जो कंडीशंस हैं वो बढ़ती हुई मिलेंगी। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ज़्यादा जो ग्लाइकोजन है जो कि स्टोरेज फॉर्म होती है ग्लूकोज की एनिमल्स के अंदर, उसको तोड़ना शुरू कर देती है बॉडी ताकि ज़्यादा ग्लूकोज बने, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। स्टिमुलेट ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, तो जो लिपिड और प्रोटीन होते हैं उनके भी ब्रेक डाउन को स्टिमुलेट किया जाता है, उनको भी तोड़ के उनसे एनर्जी तैयार की जाती है बॉडी में। उसके बाद एडिशन डिजीज होती है एक, जिसके अंदर अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय एड्रेनल कोर्टेक्स अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म काजिंग एक्यूट वीकनेस और फैटिग। तो क्या होता है इसके अंदर हार्मोन ये कम रिलीज होते हैं जो एड्रेनलिन है या नोरेड्रेनलिन, जिसकी वजह से जो एड्रेनल कोर्टेक्स है उसमें ये हार्मोन कम होएगा रिलीज, और जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म है वो कम होती है, और जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज नहीं बनता बॉडी में, जिसकी वजह से कमजोरी आएगी और थकान रहती है। तो एडिशन डिजीज इसको बोलते हैं। उसके बाद है हार्मोन्स ऑफ एड्रेनल कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स रीजन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, तो जो एड्रेनल कोर्टेक्स है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, तीन लेयर होती हैं उसकी, जोना रेक्टुलरिस, जोना फैसिकुलेटा और जोना ग्लोमेरुलसा। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है रेक्टुलरिस, मिडल लेयर होती है फैसिकुलेटा, और जो आउटर लेयर होती है वो ग्लोमेरुलसा होती है। और सिक्रीट मैनी हार्मोन जिसको कोर्टिकोइड बोलते हैं, बहुत सारे हार्मोन है ये सिक्रीट करती हैं, जैसे जो ग्लूटोकोर्टिकोइड है एक हार्मोन सिक्रीट किया जाता है इन लेयर्स के द्वारा, जो क्या करती है विच आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कार्बोहाइड्रेट को या तो तोड़ना अलग अलग एंजाइम की मदद से या फिर उसको बनाना। शरीर में दोनों काम होते हैं मेटाबॉलिज्म में, जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म हमने पहले भी काफी बार डिस्कस किया है। ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, lipolysis and proteolysis and inhibit cellular uptake and utilization of amino acids। तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हैं ये क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज बनाने की, जो नियो का मतलब होता है नए सोर्सेज से बनाना, तो ग्लूकोज है नए नए सोर्सेज से बनाएगा जैसे अमाइनो एसिड वगैरह से। लाइपोलाइसिस का मतलब है जो लिपिड्स हैं उनका ब्रेक डाउन करवाएगा, प्रोटियोलाइसिस प्रोटीन का ब्रेक डाउन कराएगा, और इनहिबिट सेलुलर अपटेक जिसकी वजह से ये जो सेलुलर अपटेक मतलब सेल है वो प्रोटीन लिपिड्स को नहीं लेती हैं।
और यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन है उसको भी ये रोकता है। अमाइनो एसिड मतलब सेल्स के अंदर वो प्रोटीन फॉर्मेशन में भाग नहीं लेती हैं। जैसे एग्जांपल है कोर्टिसोल, एक ग्लूटोकोर्टिकोइड का ही हार्मोन का एक एग्जांपल है। प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं जो कि क्या करता है, जो एलर्जी वगैरह के टाइम में जो खुश्की वगैरह होती है तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती हैं, और उसके लिए जो सिट्राजिन वगैरह दी जाती है उनमें कोर्टिकोड हार्मोन ही होते हैं। कोर्टिकोड जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्रिएट करता है, जो एलर्जी रिस्पॉन्स है उसको कम करता है ये। सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स को भी ये दबाने का काम करता है। क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स, जब बॉडी ज़्यादा इम्यूनिटी के जो अलग अलग जो प्रोसेस है वो शो करती है, मतलब यदि बॉडी के पास ज़्यादा वायरस वगैरह बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं आ रही हैं, फिर भी वो ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, तो उस केस में स्प्रेस किया जाता है, जो कि एलर्जी में भी देखने को मिलता है। स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम करता है। मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शंस, तो साथ में क्या करता है, जो हार्ट से रिलेटेड जो भी उसका जो ट्रांसपोर्ट है और जो किडनी का फंक्शन है उनको भी मेंटेन करने में ये कोर्टिसोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है मिनरलो कोर्टिकोइड, तो ये ग्लूकोज से रिलेटेड था, ये मिनरल्स से रिलेटेड है। विच रेगुलेट बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन अवर बॉडी, जो कि एक ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, मतलब आयंस का बैलेंस बना के रखता है। एग्जाम्पल है जैसे एल्डोस्टेरोन, तो ये क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल्स जो हमने पढ़ी थी, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ एनले, उनके ऊपर काम करता है। और वहाँ पे क्या करेगा, स्टिमुलेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड पोटासियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटासियम एंड फॉस्फेट आयन, तो ये सोडियम और वाटर को तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाता है, जबकि जो पोटासियम है और जो फॉस्फेट आयंस हैं उनकी सिक्रीशन को बढ़ा देता है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो भी अलग अलग जो कैटायन एनायन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले जो अलग अलग आयंस होते हैं बॉडी में, उनको मेंटेन करता है। बॉडी फ्लूइड के अंदर उनको मेंटेन करेगा, और जिसकी वजह से बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो बनाए रखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि कंसंट्रेशन है अलग अलग जो आयंस की उनको बनाए रखेगा, और ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन करके रखता है। उसके बाद है एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, तो ये किस में रोल प्ले करते हैं, जो एक्जियल एयर होते हैं, जो प्यूबिक हेयर्स हैं और फेशियल हेयर हैं, जो भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अलग अलग रीजन में, तो प्यूबर्टी के टाइम पे उनकी जो ग्रोथ है वो करवाने का काम एंड्रोजेनिक, मतलब एंड्रोजन हम समझ सकते हैं, जो कि ह्यूमन के जो खासकर मेल के अंदर सिक्रेट होते हैं, जो कि सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, उनको उनको ग्रो करवाने में मदद करते हैं। उसके बाद है जो ये एड्रेनल ग्लैंड है, हम देख सकते हैं पिक में किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, और कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर एक जो इसको कवर करने का काम करती हैं। तो इसके अंदर एक एड्रेनल मेडुला होता है, एक एड्रेनल कोर्टेक्स होता है। एड्रेनल मेडुला का जो पूरी एड्रेनल ग्लैंड है उसका 20% होता है, जबकि जो एड्रेनल कोर्टेक्स है बाकी का जितना भी 80% रीजन है वो एड्रेनल कोर्टेक्स का होता है। और जो एड्रेनल मेडुला है उसके अंदर कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेनली कैटोकोलैमाइन्स, कैटोकोलैमाइन्स होते हैं, जिसके अंदर एपिनेफ्रिन आ जाता है, एड्रेनलिन, नोर एपिफ्रिन्स, जैसे एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन हमने देखे थे। और एक डोपामाइन हार्मोन है, वो भी एड्रेनल मेडुला से सिक्रेट किया जाता है। जबकि जो एड्रेनल कोर्टेक्स है, इसमें जो हमने 3 लेयर पढ़ी थी, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना वेस्कुलोसा और जोना रेक्टिकुलोसा, तो ये अलग अलग लेयर्स हैं वो दिखा रखी हैं। और इनमें जो इनका पोर्शन है 50% होती है ग्लोमेरुलोसा, 78%, किसका 78, इसका 80% का फेसिकुलेटा होती है, और जो जोना लैक्टोरिसा वो 7% ही बनाती हैं। तो जो तीनों लेयर्स होती हैं ये अलग अलग जो लेयर्स हैं अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जैसे जोना ग्लोमेरुलोसा है ये 50% जो बना रही थी वेट का, तो वो मिनरल कोर्टिकोइड हार्मोन है वो सिक्रेट करती हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन है, एस्ट्रोन है, एस्ट्रोडियोल है, कोर्टिसोल है, DHEA है। तो ये हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, ग्लोमेरुलोसा के द्वारा। उसके बाद फेसिकुलेटा के द्वारा ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज किए जाते हैं, जैसे कोर्टिसोल है, कोर्टिसोन है, कोर्टिकोस्टेरोन है। तो ये हार्मोन्स के नाम है, अलग अलग काम करते हैं। और जबकि जो रेटिकुलरिस है इसके द्वारा एंड्रोजन है, एस्ट्रोजन्स है, एल्डोस्टेरोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं, ये हार्मोन्स जोना लैक्टोरिस लेयर सिक्रेट करती हैं। तो ये एड्रेनल कोर्टेक्स के हार्मोन है और ये एड्रेनल मेडुलरी रीजन के हार्मोन है। उसके बाद है जो हार्मोन्स और फंक्शंस जो हमने अलग अलग देखे हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन है, एड्रेनल कोर्टेक्स से जो 3 हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं,
तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, मेनली 3 हार्मोन ही देखे हैं इसमें हमने, वैसे तो हार्मोन बहुत सारे सिक्रीट होते हैं, मेन हार्मोन देखेंगे। एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है, सेल्स को नॉर्मली अपीयर करने में मदद करता है। कोर्टिसोल क्या करता है, बॉडी स्ट्रेस जो तनाव वाली कंडीशन है तो उसमें रिएक्ट करता है बॉडी के लिए, जो फाइट और फ्लाइट की कंडीशंस के लिए जो बॉडी को तैयार करता है। और मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बॉडी में ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, उनके मैनेजमेंट, उनके रखरखाव में और उनके यूटिलाइजेशन में मदद करता है, उनके प्रयोग करवाता है उनका बॉडी से। उसके बाद है एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि डेवलपमेंट करवाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्सुअल फीचर्स जैसे क्रैकिंग ऑफ वॉइस जो कि आवाज़ में भारीपन, फेशियल हेयर जो चेहरे पे जैसे दाढ़ी मुच्छें वगैरह होती हैं, और बॉडी हेयर ग्रोथ मतलब शरीर के जो अलग अलग पोर्शन पे जो हेयर ग्रोथ होती है उसको करवाता है। एड्रेनल मेडुला, इसके अंदर एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन हार्मोन है वो सिक्रीट किए जाते हैं। एड्रेलिन क्या करता है, बॉडी रिएक्शंस टू स्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। जबकि जो नॉन एड्रेलिन है ये कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स अलोंग विद द इंक्रीज्ड हार्ट रेट, तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो ये हम एक ओवरव्यू देख सकते हैं, जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं का एक ओवरव्यू है ये। पैनक्रियाज से कंपोजिट ग्लैंड, तो ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि दोनों काम करती है, एक्सोक्राइन भी जो कि एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जो कि डाइजेशन में हमने इनका रोल देखा था, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स का और एंजाइम्स का, और साथ में जो हार्मोन्स है वो भी रिलीज करती हैं। एंडोक्राइन पैनक्रिएज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज होता है मतलब पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट होता है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का बना होता है। ये सेल्स होती हैं 1 to 2 मिलियन, मतलब 10 लाख से 20 लाख सेल होती हैं, और 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू, मतलब 1 से 2% ही बनाते हैं पैनक्रियाटिक टिश्यू का। 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल, तो यहाँ पे 2 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल क्या करती हैं, ग्लूकाजन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसको हाइपर ग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। ग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लेवल को यहाँ पे बढ़ाने का काम करता है ये हार्मोन ग्लूकागन, और किससे सिक्रीट होता है ये अल्फा सेल से। तो क्या होता है, ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन, एक प्रोटीनस नेचर का हार्मोन होता है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉर्मल ग्रोथ ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है ब्लड में। एक्ट मेनली ऑन द लीवर सेल, हिपेटोसाइट्स जो होती हैं लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर जाके काम करता है, और वहाँ पे ग्लूकोजीनोलाइसिस तो मतलब ग्लूकोजन होता है उसको टुकड़े करवाने में मदद करता है, उसको तोड़ेगा, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो बढ़ेगा, तो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। स्टिमुलेट्स ग्लाइकोनियोजेनेसिस विच आल्सो कंट्रीब्यूट टू हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को बनाना, किससे, ग्लाइकोजन के अलावा किसी और चीज़ से, मतलब किसी अदर चीज़ से ग्लूकोज को बनाना, उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, जो कि एक हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन करेगा, क्योंकि ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, जितना ज़्यादा उसके ग्लूकोज को बढ़ाएगा। रिड्यूस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, तो जो सेल है वो ग्लूकोज को अपटेक करती हैं ब्लड से ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, तो ये क्या करवाता है, अपटेक को कम करवाता है, मतलब सेल से जो ग्लूकोज अपटेक है उसको कम करवा देता है, मतलब ग्लूकोज को यूज भी कम करने देता है। उसके बाद है बीटा सेल्स, ये क्या करती हैं, इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिसको हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। ये ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट काम करेगा, मतलब ग्लूकोज के लेवल को कम करवाने का काम करता है। तो ये भी पेप्टाइड हार्मोन है विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज हेमियोस्टेसिस, मतलब ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। एक्ट मेनली ऑन द हिपैटोसाइट्स, ये भी हिपैटोसाइट्स के ऊपर काम करेगा। और एडिपोसाइट्स होती हैं सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, जो चर्बी वाले उत्तक होते हैं, तो उनकी सेल्स को एडिपोसाइट्स बोलते हैं, जिनके अंदर फैट स्टोर होती है। एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, तो वहाँ पे रिड्यूस था ये, यहाँ पे क्या करता है, ग्लूकोज का ज़्यादा से ज़्यादा अपटेक करवाता है सेल्स के द्वारा ताकि ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके। रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो साथ में क्या करवाता है, ग्लूकोज जो ब्लड में है उसको हिपैटोसाइट्स लीवर सेल्स में भेजता है, और एडिपोसाइट्स जो ऊपर हमने देखा था जो फैट सेल्स होती हैं तो उनके अंदर भेजता है ताकि जो ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सके ब्लड से। स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जिसको ग्लाइकोजिनोजेनेसिस बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन का बनना किससे, ग्लूकोज से। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, ग्लूकोज की यूनिट जुड़ जुड़ के ग्लाइकोजन बनाती है।
तो ये स्टोरेज फॉर्म होती है किसकी, ग्लूकोज की, एनिमल्स के अंदर, जबकि प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज है वो स्टोर किया जाता है किसके अंदर, जो भी टारगेट सेल है जहाँ पे भी जाके काम करता है तो वहाँ पे ग्लूकोज के लेवल को कम करवाता है। यदि या तो उसका ऑक्सीडेशन करवाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करवाएगा, या फिर ग्लूकोज यदि ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो ग्लाइकोजन बना देता है उसका। ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन द ब्लड इज दस मेंटेन्ड बाय द जॉइंटली बाय इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो दोनों के द्वारा जो ये हार्मोन है इनके द्वारा ही जो ग्लूकोज होता है उसके लेवल को मेंटेन किया जाता है। यदि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागन ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है जो कि लेवल को मेंटेन करेगा, और यदि ग्लूकागन की वजह से ये जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन वहाँ पे सिक्रेट किया जाता है। डिसऑर्डर क्या होते हैं, बीमारियाँ क्या होंगी, डायबिटीज मेलिटस। तो क्या होता है, प्रोलोंग्ड हाइपरग्लाइसीमिया एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिया या यूरिन, बोलेंगे, एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज। तो जो ज़्यादा लंबे टाइम तक यदि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा को बनाए रखा जाता है ब्लड में, मतलब इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी से ही जो मधुमेह रोग है, शुगर की बीमारी बोलते हैं, तो होती है, जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज यूरिन के थ्रू भी बाहर निकलता है, और साथ में कुछ हार्मफुल बॉडीज हैं कीटोन बॉडीज, उनमें ये कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटिस मेलिटस बीमारी बोलते हैं। उसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। तो डायबिटिक पेशेंट्स को फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको बढ़ने ना दिया जाए। उसके बाद है जो हार्मोन्स हैं अलग अलग, जैसे इंसुलिन है, ग्लूकागन है, और एक सोमैटोस्टेसिन भी हार्मोन रिलीज करता है जो पैनक्रियाज है। तो क्या करता है इंसुलिन, हमने देखा है ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है सेल के अंदर, और जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है उसको बढ़ा देता है जिसकी वजह से ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है इंसुलिन, और सिक्रीशन कंट्रोल्स, तो इसके अंदर रेज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल। यदि ये एक डिसऑर्डर होता है, मतलब ठीक ढंग से यदि वो नहीं होता, रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ग्लूकागन क्या करता है, प्रोमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल्स। तो ये ग्लूकोज जो हमने देखा है उसी का एक हमने यहाँ पे ओवरव्यू बना रखा है टेबल में, ताकि मेन फंक्शन हम उसमें एक ही व्यू में कवर अप कर सकें। तो ये जो शुगर लेवल है उसको बढ़ाने का काम करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या था, जो ग्लाइकोजन होता है उसको तोड़ के ग्लूकोज बनाता है, और यदि इसका सिक्रीशन कम होती है तो लो ब्लड ग्लूकोज लेवल करता है, मतलब ये काम करना यदि कम कर दे तो ग्लूकोज जो ये बढ़ाने का काम कर रहा था वो कम हो जाता है। सोमैटोस्टेसिन क्या करता है, माइल्ड इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागन प्रिवेंटिंग फ्लक्चुएशन इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज गट मोटिलिटी एंड सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। तो कहाँ कहाँ पे काम करता है ये, इंसुलिन और ग्लूकागन की जो सिक्रीशन है उसको कम करने का काम करता है, उसको कुछ ना कुछ हद तक रोकता है, मतलब माइल्ड का मतलब है मध्यम। तो जिसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएट का मतलब ज़्यादा कम या ज़्यादा होने से रोकता है ये, मतलब इसका सही काम ये है कि जैसे ग्लूकागन ज़्यादा है तो उसको रोक दे देगा, यदि इंसुलिन ज़्यादा है तो उसको भी उसके फंक्शन को रोकता है, मतलब एक बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। साथ में जो गट की मोटिलिटी होती है और सिक्रीशन होता है, जो भी मूवमेंट होती है गट के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, और जो सिक्रीशन है डाइजेस्टिव जूस की, उनको भी रोकता है ये। और यदि ये ठीक ढंग से सिक्रीट ना हो तो क्या कर सकता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब ये बैलेंस में नहीं रहेंगे वो दोनों। तो सोमैटोस्टेसिन का काम मेनली इंसुलिन और ग्लूकागन के फंक्शन को कंट्रोल करके रखना, उनको रेगुलेट करके रखना होता है। उसके बाद है टेस्टिस, ये गोनैड्स में आ जाता है। ए पेयर प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल। जो मेल ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर जो शरीर से बाहर प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन कैविटी से बाहर होते हैं, स्क्रोटल सैक्स, सैक क्या होती है, एक थैली होती है जिसके अंदर जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। परफॉर्म ड्यूअल फंक्शन, दो काम करते हैं। पहला तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो उसका काम करते हैं, जो कि प्राइमरी सेक्स हार्मोन वगैरह होते हैं, या फिर जो मेल गैमेट है उसको बनाने का काम करता है। साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है, मतलब हार्मोन भी सिक्रीट करता है। कंपोज्ड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। तो काफ़ी सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, और साथ में स्ट्रोमल का मतलब होता है जो इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, उसके अंदर कुछ सेल भी होती हैं, और सेल के बीच में जो इंटरस्टिशियल का मतलब होता है बिटवीन द सेल्स, तो कुछ टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें सेल कौन सी होती हैं, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल जो टेस्टिस में प्रेजेंट होती है। काम क्या होता है इनका,
इंटर ट्यूबुलर स्पेस में प्रेजेंट होती है, मतलब जो ट्यूब्स हैं, ट्यूब्स के बीच में जो जगह होती है, खाली जगह, उनके बीच में पाई जाती हैं। और इनका काम क्या होता है, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करती हैं और मेनली टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं। फंक्शन क्या है एंड्रोजन्स के? रेगुलेट डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल accessory sex organs like epididymis, vas डिफरेंस, सेमिनिकल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरिथ्रा। जो मेल के अंदर जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जो कोपुलेशन टाइम पे मदद करते हैं स्पर्म के ट्रांसफर वगैरह करवाने में, तो जैसे एपिडाइडमिस है, जो ट्यूब होती हैं अलग अलग, जब हम टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एपिडाइडमिस है, वास्ट डिफरेंस है, सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये सारी क्या है, सेमिनिकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ग्लैंड्स होती हैं जो कि सीमन रिलीज करती हैं, जिसमें जो अलग अलग टाइप की सिक्रीशन है जो स्पर्म को मूवमेंट करवाने में मदद करती हैं। और यूरिथ्रा क्या करता है, इजैकुलेटरी डक्ट का काम करता है, जो सीमन है उसको जो बॉडी है, बॉडी से रिलीज करने में मदद करता है। स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स एंड अग्रेसिवनेस एंड लो पिच ऑफ द वॉइस। जो भी मेल के करेक्टर होते हैं, जैसे ज़्यादा मस्कुलर ग्रोथ, मसल मांसपेशियां ज़्यादा ग्रो करवाएगा। फेशियल हेयर, जो चेहरे पे जो हेयर्स होते हैं, दाढ़ी मूछ वगैरह। एक्सिलरी हेयर्स, जो आर्म पिट के अंदर जो हेयर होते हैं उनको ग्रोथ करवाएगा। अग्रेसिवनेस का मतलब है ज़्यादा एक गुस्सैल नेचर बोल सकते हैं, गुस्सा टाइप की जो नेचर होती है, अग्रेसिव नेचर, हाइपर नेचर। लो पिच ऑफ वॉइस, जो नुकीलापन है, पैनापन है आवाज़ का, वो कम रहेगा, मतलब भारी होगी आवाज़। प्ले ए मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म मेल गैमेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन में जो ओवम को फर्टिलाइज करते हैं, फ्यूजन से जाइगोट बनाते हैं, तो रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं इन शॉर्ट, तो उनके स्टिमुलेशन में, उनकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, उनकी फॉर्मेशन की प्रोसेस है, उसको बढ़ावा देता है। एक्ट ऑन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो जिसको बोलते हैं, मतलब जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है तो उसको लिबिडो वर्ड बोला जाता है, मतलब जैसे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है, तो अलग अलग प्रकार के जो भी बिहेवियर है उसको बढ़ाने का काम करता है, कहाँ से, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम से। प्रोड्यूस एनाबोलिक सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। एनाबोलिक का मतलब होता है सिंथेटिक, मतलब ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाने का भी काम करता है बॉडी के अंदर। उसके बाद है ओवरीज। ओवरीज भी पेयर में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये एब्डोमिन रीजन में प्रेजेंट होती हैं, ये आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट नहीं होंगी। कंपोज्ड ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स, तो इसके अंदर ओवरियन फॉलिकल्स होती हैं, जैसे वहाँ पे हमने सेल्स देखी थी, इंटरस्टिशियल सेल, तो यहाँ पे फॉलिकल्स होती हैं जो कि हार्मोन सिक्रीट करती हुई मिलेंगी। और स्ट्रोमल टिश्यू, मतलब ऐसे ही एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ओवरी के अंदर, उसको स्ट्रोमल बोलते हैं, स्ट्रोमा। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जैसे मेल में टेस्टिस प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और फीमेल में ओवरीज होती हैं। प्रोड्यूस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो एक साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो एक साइकिल में एक ओवम को रिलीज किया जाता है। प्रोड्यूस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओरिन फॉलिकल्स, जो फॉलिकल हमने ऊपर पढ़ा था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलग अलग फॉलिकल्स होती हैं, जो 12th क्लास के अंदर जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी डिटेल से आता है, जो फॉलिकल्स की फॉर्मेशन, जो कि आपको जो ये सेशन चल रहे हैं इन्हीं वीडियोस फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ओवरिन फॉलिकल से ही क्या करवाता है, एस्ट्रोजन को सिक्रीट करवाएगा, मतलब एस्ट्रोजन ओवरिन फॉलिकल से रिलीज होता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है, मतलब ओवम ओवरी से रिलीज हो जाता है, तो मेनली कहाँ से रिलीज होता है, वो जो फॉलिकल्स होती हैं उनसे रिलीज होता है, ग्राफियन फॉलिकल से ही। और ग्राफियन फॉलिकल का जो बचा हुआ भाग होता है वही कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो रिलीज करता है। फंक्शन क्या होते हैं इन हार्मोन्स के, तो एस्ट्रोजन के देखते हैं सबसे पहले। स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था, ओवरी, और जबकि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, जैसे वोम्ब वगैरह है, तो अलग अलग जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनकी एक्टिविटी है, उनके ग्रोथ है, उसको बढ़ाने का काम करेगा। डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, जो ओवरियन फॉलिकल्स होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, उनको बढ़ाने का काम करता है। अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स, जो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर होते हैं फीमेल में जो मेल से अलग करते हैं, जैसे हाई पिच, मतलब आवाज़ है, पैनी मिलेगी। मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट है, जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होंगी। रेगुलेट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, जो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर है उसको भी मेंटेन करने का काम है एस्ट्रोजन करते हैं।
उसके बाद है प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, मतलब जब भी एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके जो आगे की डेवलपमेंट है वोम के अंदर उसको सपोर्ट करेगा और एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं उनके ऊपर काम करके उनमें जो एलोलाई सेल्स होती हैं जो कि मिल्क सिक्रीशन का काम करेंगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे लंग्स में होती हैं ऐसी ही एलोलाई सेल ब्रेस्ट में होती हैं जो कि मिल्क को स्टोर करती हैं और उनसे मिल्क सिक्रीशन का काम भी प्रोजेस्टेरोन वो करवाता है। उसके बाद है तो हम देख सकते हैं जो दोनों हमने ग्लैंड्स पढ़ी हैं टेस्टिस एंड ओवरी, एक ही पीक से समझ सकते हैं। जो टेस्टिस है वो एंड्रोजन, एस्ट्रोडोल और हिनिबिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जबकि ओवरी या प्रोजेस्टेरोन, एंड्रो स्टिनोडियोन और एस्ट्रोजन और इनिबिन, इनिबिन का मतलब होता है रोकने वाले काम, मतलब इन्हीं को स्टॉप करवाता है, इन्हीं की सिक्रीशन को स्टॉप करवाने का काम करता है। और जो लोकेशन हम देख सकते हैं बॉडी में, जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमिन कैविटी होते हैं, जबकि जो ओवरीज हैं वो एब्डोमिन कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होती है, पेयर में होते हैं दोनों ही। और प्लेसेंटा वैन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लेसेंटा भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, जैसे प्रोजेस्ट्रोन है, एस्ट्रोजन है, ह्यूमन क्रोनियोगोनाडोट्रोपिन है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है और इन्हिबिन है। ये फीमेल के अंदर ही हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, प्लेसेंटा केवल फीमेल में बनता है और यूट्रस भी फीमेल में ही होता है। तो जब प्रेग्नेंट होती है फीमेल तो उस केस में प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हार्मोन है वो ज़्यादा सिक्रीट किए जाते हैं, प्रोलैक्टिन है और लैक्सिन है, ये बर्थ हार्मोन होते हैं। प्रोलैक्टिन तो वैसे मिल्क सिक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है और रिलैक्सन क्या करता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो वोम्ब है और जो बर्थ कैनल है उसको, उनकी मसल्स को रिलैक्स करवाता है ताकि चाइल्ड बर्थ है जो वो आसानी से हो सके। उसके बाद है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो हमने मेनली जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सारी डिस्कस कर ली हैं, लेकिन कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे जो एट्रियल वाल होती है, मतलब एट्रियम रीजन होता है, ओरिकल वेंट्रिकल्स जो हार्ट के चैम्बर होते हैं, तो एट्रियल वाल है वो भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, एक हार्मोन सिक्रीट करती है ANF, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर। तो ये हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी देखा था, जिसका काम क्या होता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करता है। और ANF ये एजिनोटोंसिन एंजियोटेंसिन के साथ मिलकर काम करता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में रेगुलेशन देखा जब हमने किडनी का, तो उसमें पढ़ा था इसके बारे में। तो क्या करता है, काजेज डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स व्हेन ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज्ड, जब बीपी इंक्रीज हो जाता है तो उसको नॉर्मल बनाए रखने का काम करता है। ये कैसे करेगा, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करता है, उनको रिलैक्स करता है। यदि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा जाए तो बीपी हाई हो जाता है और जब रिलैक्स किया जाए तो बीपी को लो किया जाता है। तो ANF को हम इतना याद रख सकते हैं कि बीपी लो करने में मदद करता है। उसके बाद है जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स ऑफ किडनी, किडनी की कुछ JG अपरेटस होता है जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डिस्कस किया है। तो क्या करता है, प्रोड्यूस ए पेप्टाइड हार्मोन, तो ये भी एक प्रोटीनस हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस, मतलब RBC फॉर्मेशन में भी मदद करता है ये। उसके बाद है एंडोक्राइन सेल्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है जो कि मतलब डाइजेशन में रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे कुछ हार्मोन्स है वो सिक्रीट किए जाते हैं, मेनली 4 हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं। पहला है गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन कहाँ पे काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर, और क्या सिक्रीट करवाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजिन। जो स्टमक से जो 2 हार्मोन, खासकर एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि बैक्टीरिया वगैरह किल करता है और साथ में एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करता है जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा है। और पेप्सिनोजिन क्या करता है, पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में और ये प्रोटीन ब्रेकडाउन को करवाता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में प्रोटियोजिज में तोड़ने का काम करता है। सिक्रीटिन acts on the exocrine pancreas and stimulates secretion of the water and the bicarbonate ions। जो सिक्रेशन होता है ये क्या करता है, एक्जोक्राइन पैनक्रियाज, मतलब पैनक्रियाज से इंजाइम सिक्रेट करवाता है और स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, साथ में जो वाटर वगैरह होता है और बाइकार्बोनेट आयन है उसको भी सिक्रेट करवाने का काम करेगा। CCK एक्ट ऑन द बोथ पैनक्रियाज, तो हार्मोन का नाम है ACCK। तो ये पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर के ऊपर जाके काम करता है और उनसे क्या करवाता है, पैनक्रिएटिक जूस और बाइल जूस उनको सिक्रीट करवाएगा। GIP ये क्या करता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। जो गैस्ट्रिक हार्मोन हमने ऊपर देखा है तो गैस्ट्रिन के अपोजिट काम करता है, ये समझ सकते हैं हम, गैस्ट्रिन को इनहिबिट करता है, उसके फंक्शन को इनहिबिट करने का काम करेगा। तो जो 4 हार्मोन है ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में, हालांकि हार्मोन्स का जो रेगुलेशन हमने डिस्कस किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे रेगुलेट किया जाता है उनके अंदर हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये CCK और GIP ये एक्स्ट्रा हार्मोन्स हैं जो कि
अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो हम यहाँ पे हम इनके बारे में डिस्कस, इनको अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। उसके बाद है जो हमने डिस्कस किया है उसी का एक टेबुलर फॉर्म है। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जो गैस्ट्रिन है, सिक्रीटिन है और कोलेस्टोकाइनिन है, तो ये हार्मोन कहाँ पे सिक्रीट होते हैं, कहाँ पे काम करते हैं? स्टमक के ऊपर, पैनक्रियाज के ऊपर, गाल ब्लैडर के ऊपर। तो किसका काम करते हैं? स्टमक, पैनक्रियाज और गाल ब्लैडर की सिक्रीशन करवाने का काम करते हैं। किडनी के अंदर इरेथ्रोपोइटिन होता है जो कि बोन मैरो के ऊपर जाके काम करके रेड ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन करवाएगा। किडनी और लीवर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो क्या करते हैं? रेनिन और एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो बनाते हैं, जो कि एड्रेनल कोर्टेक्स और ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर काम करेगा। और क्या करता है? एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसकी सिक्रीशन को बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करता है। तो जीएफआर जो हमने डिस्कस किया था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, उसको मेंटेन करने का काम किडनी और लीवर के हार्मोन्स हैं वो करते हैं। हार्ट का जो हमने देखा है ANH भी बोल सकते हैं इसको, ANF भी बोल सकते हैं। हार्मोन बोल दो या फैक्टर बोल दो, बात बराबरी है। किडनी और ब्लड वेसल्स के ऊपर जाके काम करता है, जिसकी वजह से जो सोडियम एक्सक्रीशन है उसको बढ़ाता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, बीपी को कम करने का काम करता है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो हार्मोन है वो कैसे काम करते हैं, किस प्रक्रिया से वो शरीर में अपना रोल प्ले करते हैं वो देखेंगे। प्रोड्यूस दियर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर लोकेटेड इन द टारगेट टिश्यू। तो टारगेट टिश्यू जो होते हैं जहाँ पे भी उनको काम करना होता है तो वहाँ पे इनके स्पेशल रिसेप्टर होते हैं। तो प्रत्येक हार्मोन के अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं और हार्मोन जहाँ पे काम करना होता है वहाँ पे ही उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, तो दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, या तो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसी के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में ऊपर पाए जाएंगे। और कुछ न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन में से डायरेक्ट पास हो जाते हैं। और न्यूक्लियस के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जिसको इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, विद इन द सेल रिसेप्टर। तो वहाँ पे जाके बाइंड करते हैं ये। और जब हार्मोन बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, जब ये दोनों रिसेप्टर और हार्मोन की बाइंडिंग होती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, मतलब टारगेट ऑर्गन में जो हार्मोन है वो पहुंच जाता है, तो क्या होता है? वहाँ पे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, एक जटिल स्ट्रक्चर बनेगी। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली। जैसे बताया है कि रिसेप्टर है उसके ऊपर एक ही प्रकार का हार्मोन है वो जाके अटैच हो सकता है। अलग अलग रिसेप्टर अलग अलग हार्मोन्स के लिए बने होते हैं, बड़े स्पेसिफिक होते हैं वो। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायो केमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। जो टारगेट टिश्यू है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज हैं वो होते हैं, किसकी वजह से? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से। टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हैंस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स। तो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म मतलब अलग अलग जो एक्टिविटी है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन और ब्रेक डाउन होता है सब्सटेंस का, उनको करवाया जाता है हार्मोन्स के द्वारा, या फिर कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दियर केमिकल नेचर हार्मोन्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, किस बेस पे? वो उनकी जो केमिकल नेचर है, मतलब किस किस सब्सटेंस से वो बने होते हैं उस बेस पे। जैसे हमने कई हार्मोन्स पढ़े हैं, पेप्टाइड हार्मोन है, तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं? ये प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे कि जो हार्मोन आते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन, पिट्यूटरी हार्मोन्स, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सारे क्या हैं? पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। स्टीरॉयड जो कि कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल और प्रोजेस्टेरोन, ये स्टीरॉयड में आते हैं, ये भी क्लास है केमिकल्स की। आइडोथायरिन जो कि आयोडीन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर, जैसे थायराइड हार्मोन होते हैं T4, T3। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, कुछ अमाइनो एसिड की चेंज्ड फॉर्म होती हैं, जैसे एपिनेफ्राइन होता है जो कि एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन हमने देखा था, तो वो अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। उसके बाद है जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो हार्मोन है, हार्मोन क्या है? वो सेल मेम्ब्रेन में से पास हो सकता है, एरो के निशान देख सकते हैं हम, और ये सेल मेम्ब्रेन है जो यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन दिखा रखी है यहाँ पे। और ये कहाँ पे जाके काम करता है? सेल के अंदर जब ये चला जाएगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके सेल मेम्ब्रेन पे तो रिसेप्टर नहीं है, ये डायरेक्ट न्यूक्लियस में जाके काम करता है। और न्यूक्लियस में क्या करता है? एक रिसेप्टर होता है वहाँ पे प्रेजेंट, और रिसेप्टर के साथ जो हार्मोन है मिलके रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो क्या करेगा? जो जीनोम वगैरह है उसके अंदर चेंज करेगा, और जीनोम के अंदर चेंज होएगा तो प्रोटीन है वो अलग बनेगा, और प्रोटीन ही जो बना है अलग, वही जो भी चेंजेज हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म वगैरह जो भी चेंजेज करवाने हैं हार्मोन ने, तो वो इसी प्रोटीन के द्वारा वो करवाएगा डायरेक्ट। कभी भी जो हार्मोन है वो डायरेक्ट कभी भी कोई भी चेंज नहीं करवाता, वो हमेशा एक इनडायरेक्टली चेंज करवाता है, मैसेंजर का काम करते हैं बस ये। मैसेंजर का मतलब जो भी काम इनसे करवाना है वो तो मशीनरी ही करेगी,
बस ये एक सिग्नल लेके आता है कि भाई किस प्रकार का काम करवाना है, किस प्रकार का प्रोटीन बनाना है, वो मैसेज इसके पास होता है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर हैं वो हम देख सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ पर रिसेप्टर है, तो हार्मोन इसके साथ आके बाइंड करेगा, पहला रिस्पॉन्स बनेगा, जिसकी वजह से जो सेकंड मैसेंजर है वो तैयार होंगे, जो साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम आयन हो सकते हैं। फिर वो अलग अलग बायोकेमिकल रिस्पॉन्स होंगे, एक कैस्केड प्रोसेस चलेगी, मतलब एक के बाद एक जो अलग अलग सब्सटेंस बनते हैं और जो कि अलग अलग जो बॉडी के अंदर हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं, जैसे ओवरियन ग्रोथ है, अलग अलग जो यहाँ पे कोई प्रोटीन वगैरह है वो नहीं बनाया जाता, यहाँ पे अलग अलग चेंजेस करवाए जाते हैं सेल के अंदर, जो कि फिर बाद में जो कॉम्प्लेक्स चेंजेस है वो शो करते हैं। तो उसके बाद है मोड ऑफ एक्शन, काम कैसे करते हैं हार्मोन्स का, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बनती हैं। तो हार्मोन विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर टी टारगेट सेल। तो जो हार्मोन हम देख सकते हैं पिछली पिक से, जो हार्मोन है जैसे यहाँ पे आया तो सेल में उसने खुद एंटर नहीं किया, उसने एक सेकंड मैसेंजर है वो तैयार किया, जबकि जो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हार्मोन है वो सेल के अंदर तक चला गया है, जिसके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, जो सेल के अंदर रिसेप्टर होते हैं तो उसमें तो हार्मोन डायरेक्ट एंटर कर जाता है, जबकि कुछ हार्मोन जो ऐसे हैं होते हैं जिनके जो रिसेप्टर हैं सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे, वो सेल में एंटर नहीं करते हैं, वो बार की बार ही अपना रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं। तो वही बात कह रखी है, टारगेट सेल में वो एंटर नहीं करते हैं जिनके जो रिसेप्टर हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जनरेट सेकंड मैसेंजर, तो ये दूसरे मैसेंजर तैयार करेंगे, जो कि साइक्लिक एएमपी IP3 और कैल्शियम आयन है वो अलग अलग हो सकते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेंगे। विच इन टर्न्स रेगुलेट सेलुलर मोटेबोलिज्म मेटाबोलिज्म, जो भी आगे कैटाबोलिज्म या एनाबोलिज्म शो होना है वो ये सेकेंडरी मैसेंजर ही शो करते हैं। हार्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, तो जो सेल के अंदर जाते हैं तो उनकी बात कर रहे हैं ये, जैसे एग्जांपल स्टेरॉयड हार्मोन है, आइडोथायरोनिन है, तो ये सेल के अंदर जाएंगे तो रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, तो ये क्या करते हैं डीएनए के अंदर चेंज करते हैं और जो जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब किस प्रकार का एमआरएनए बनाना है, किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, जो कि 12th क्लास में काफ़ी डिटेल में रहता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो चैप्टर इन वीडियोज के साथ में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे भी हम इसको देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए। तो वो जीन एक्सप्रेशन करवाता है जिससे कि जो क्रोमोसोम्स फंक्शन है उनको रेगुलेट करेगा, और इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, तो जीनोम के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जाके चेंज करवाते हैं कौन, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जबकि इनका कोई जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, ये बाहर की बाहर है जो काम करवाते हैं अपना, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले हार्मोन होते हैं। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन साइकोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन, जब अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, अलग अलग बायोकेमिकल एक्शन एक साथ मिल जाते हैं तो उसी से जो फिजियोलॉजिकल है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी चेंज है, उनके एक्शन में जो भी चेंज है, अलग अलग जो ऑर्गन है वो अलग अलग काम करते हैं, तो उनके काम में जो फंक्शन में चेंज है या फिर जो अलग अलग विकास की जो प्रक्रिया हैं उनको ये प्रभावित करते हैं, कौन, जो हार्मोन है, इनके जो एक्शन, जो भी एक्शन लेते हैं बॉडी में जाके। तो हम मूविंग पिक से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी हार्मोन आएगा, शुरुआत से देखते हैं इसको किस तरीके से ये आगे प्रोसेस है। तो वैसे ये हम बात करें तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाला हार्मोन है। तो स्टार्टिंग यदि इस पिक की देखें हम, तो जैसे मेम्ब्रेन से ये हार्मोन है वो एंटर किया, एक रिसेप्टर था सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं, और ये क्या करता है फिर न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा न्यूक्लियर पोर के द्वारा, और वहाँ पे जाके क्या करता है फिर डीएनए वगैरह में जो भी जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाले हार्मोन्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में से क्रॉस कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंसुलिन है, एक इंसुलिन हार्मोन है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर का हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं। इंसुलिन बाइंड्स टू मेम्ब्रेन रिसेप्टर डोमेन मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, तो जो डोमेन है ये 2 सब यूनिट का बना होता है, एक अल्फा सब यूनिट होती है और एक बीटा सब यूनिट होती है। जैसे ही इंसुलिन यहाँ पे आके बाइंड करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे दिस काजेज चेंजेज इन इंट्रासेलुलर डोमेन मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, 2 बीटा सब यूनिट्स। तो जो इंट्रासेलुलर डोमेन होता है, मतलब सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे 2 बीटा सब यूनिट्स हैं वो आके अटैच होती हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो इंट्रासेलुलर डोमेन पे आके अटैच होंगी, जिसकी वजह से दिस एक्टिवेट्स टायरोसिन काइनेज 2 बीटा सब यूनिट्स बाउंड टू बीटा सब यूनिट्स काजिंग फॉस्फोरिलेशंस और इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। तो इससे क्या होगा, जो बीटा सब यूनिट्स है वो टायरोसिन काइनेज एक फैक्टर होता है
जो कि इस बीटा सब यूनिट के साथ अटैच होएगा। जैसे ये हार्मोन बाइंड होगा उसके बाद रिएक्शन हो यही सारी की सारी, और जैसे इसका जो फॉस्फोरस है वो आके अटैच होएगा जिसको फॉस्फोराइलेशन बोला जाएगा। और इससे एक जो ये मैसेंजर है सेकंड मैसेंजर वो किसके पास छोड़ देगा, GLUT4 रिसेप्टर के पास। तो GLUT4 रिसेप्टर क्या होते हैं, कुछ जैसे ये एक्टिवेशन ऑफ PI3 के, तो PI3 के को एक्टिवेट करेगा और जो GLUT4 वेसिकल्स के पास जाके एक सिग्नल भेजता है जिससे कि जो GLUT4 है वो सेल मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाता है। तो जो GLUT4 है ये अपनी मूवमेंट करेगा और कहाँ पे जाके अटैच होएगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन में जो अटैचमेंट है जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है उसको एंटर करवाने में मदद करता है ये। जैसे हम देख सकते हैं जो GLUT4 रिसेप्टर हैं वो ग्लूकोज को एंटर करवाएंगे किसकी वजह से, डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। जो GLUT4 रिसेप्टर हैं ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं जो कि ग्लूकोज को पैसिवली, मतलब पोर होते हैं ये, और ग्लूकोज को अंदर, वैसे ग्लूकोज अपने आप सेल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता, तो जो ग्लूकोज को सेल मेम्ब्रेन में जो अपटेक करवाने का काम है वो हम देख सकते हैं इंसुलिन करवा रहे हैं, इंसुलिन ताकि जो ग्लूकोज लेवल को कम कर सके। और साथ में जो टायरोसिन है, एक्टिवेशन ऑफ MAP काइनेज, तो एक अदर टाइप का जो फैक्टर है वो भी टायरोसिन काइनेज है उसको वो एक्टिवेट करेगा किसको, MAP काइनेज को। और ये जो MAP काइनेज है ये भी न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में जाके क्या करता है, जो DNA है, DNA की स्ट्रक्चर में जो जीन रेगुलेशन है वो करवाता है, जीन एक्सप्रेशन करवाएगा। और जीन एक्सप्रेशन से भी फिर अलग अलग जो जो इंसुलिन काम कर रहा है किसका, ग्लूकोज कम करवाने का ब्लड के अंदर, तो उसको भी ये आगे कंट्रोल करता है DNA एक्सप्रेशन के जरिए भी। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस चलती है हार्मोन की, कैसे वो काम करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, कैस्केड बोलते हैं। कैस्केड मतलब चेन ऑफ रिएक्शंस, एक के बाद एक जो रिएक्शन होती रहती हैं। तो हम जो एक्शन है हार्मोन एक्शन वो यहाँ से समझ सकते हैं मूविंग पिक से।